तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वीडियो क्लास 12 की। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो यूपी बोर्ड से हैं, बट उनका जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर हम यूपी बोर्ड से हैं बट हमारा इंग्लिश मीडियम है, तो कुछ करिए। तो हम आपके लिए इस वाली वीडियो को लेकर हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। ये आपका जो आपका सिलेबस रहेगा वो यूपी बोर्ड का रहेगा, बट हमारा जो वीडियो रहेगी वो इंग्लिश मीडियम में रहेगी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसा नाम से पता चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन, तो आपने क्या पढ़ा होगा, बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा। बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। तो आपके जो बॉन्ड होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो आयोनिक, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड होता है। दूसरा कौन कौन सा होता है? कोवलेंट। कौन सा होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है ना। एक और होता है इनके बारे में, तो आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के तो बारे में पता होगा कि आयनिक बॉन्ड किसे कहेंगे भैया, जो इलेक्ट्रॉन को जैसे MgCl2 बनाया, यहाँ पर क्या बनाया? MgCl2। तो Mg के पास में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं? डोनेट कर देते हैं, तो MgCl2 बन जाता है। तो ये जो इसमें MgCl2 हुआ, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड हुआ, क्योंकि आयनिक बॉन्डों में इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं? डोनेट किए जाते हैं, ठीक है ना। डोनेट किए जाते हैं या फिर क्या किए जाते हैं? गेन किए जाते हैं। जबकि कोवलेंट बॉन्ड में पार्टनरशिप की जाती है, या फिर आप बोल सकते हो ट्रांसफर किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, या पार्टनरशिप लिख लो, चलो, ठीक है ना। पार्टनरशिप की जाती है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप की जाती है। मतलब जैसे पार्टनरशिप में क्या होगा, जैसे HCl है, ठीक है जी, क्या है? HCl। तो HCl में क्या होगा? देखो H इसका Cl ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर कितने होंगे? 1, इसके पास में हाइड्रोजन के पास में 1 है। अब इसको आपको 8 कंप्लीट करना है, तो ये अपने क्या काम करेगा? इसको 2 कंप्लीट करना है, तो एक अपना इलेक्ट्रॉन देगा और एक Cl का इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना। और ये आप क्या कर लेंगे? पार्टनरशिप कर लेंगे। तो इस टाइप से जो पार्टनरशिप से जो बनने वाले जो बॉन्ड होंगे इलेक्ट्रॉन के पार्टनरशिप से, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, आप पार्टनरशिप या शेयरिंग भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? शेयरिंग। तो इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप या शेयरिंग से बनने वाले जो बॉन्ड होंगे वो कोवलेंट बॉन्ड होंगे। लेकिन तीसरा भी यहाँ पर एक और बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोल सकते हो। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है? देखो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में जो आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन का एक या मतलब इसमें क्या होता है, ये नहीं है कि आप जितने चाहो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर किया जाता है। जो पेयर होगा ना इलेक्ट्रॉन का पेयर, वो डोनेट किया जाता है। समझ में आई बात या नहीं है? क्या किया जाता है? जो इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे ना वो डोनेट किए जाएंगे, उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। समझ में आई? तो आप इन चीजों पर, आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड पर ध्यान मत दो। आप यहां पर देख लो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जाता है किसी को, उसको बोलते हैं हम क्या? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। समझ में आई बात या नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको NH3 का। NH3 कैसे बने होगा? देखो, आपको पता होगा N और 1 2 3 4 5, इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको इसके आउटर मोस्ट सेल में, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 7। इसको ब्रेक डाउन करोगे 2 और 5 में, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5। हाइड्रोजन के आप सभी जानते हो एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का पहले तो यहाँ पर पार्टनरशिप होगी एक एक के बीच में इनके, ठीक है। क्या होगी? एक एक के बीच में पार्टनरशिप होगी, तो यहाँ पर तो आपके कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बने, ये क्या काम करेगा? यही होगा आपका लोन पेयर। क्या होगा? लोन पेयर। ध्यान रख लो बेटा, बस ये लोन पेयर की ही आप ध्यान रखो, क्योंकि सारा खेल इसी का होने वाला है इस चैप्टर में, क्योंकि नाम ही है इसका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो इसमें क्या होंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में? तो ये जो कोऑर्डिनेट, ये जो आपके क्या होगा, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2, इनको लोन पेयर बोलते हैं। तो ये लोन पेयर ही क्या काम किए जाते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में? लोन पेयर ही डोनेट किए जाते हैं, ठीक है। तो जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहेंगे? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो आपका क्या होगा, अभी सिर्फ फिलहाल के लिए इतना समझो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो पूरा का पूरा लोन पेयर होगा ना, वो डोनेट किया जाएगा। अब किसको किया जाएगा डोनेट? सेंटर मेटल एटम को। क्या? सेंटर मेटल एटम को क्या होगा? डोनेट किए जाएंगे पूरा का पूरा लोन पेयर। अब एक बात तो यहां से ध्यान पता चली आपको, जो आपका लोन पेयर होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ डोनेट करेंगे। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ डोनेट किए जाएंगे इसमें, किसमें? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में, ठीक है बेटा। समझ में आई बात यानी? अब कैसे कैसे खेला है, क्या क्या चीज है, ये तो मैंने आपको बेसिक चीज बताई, क्योंकि आपने बोला था सर बेसिक चीज भी बताते चलना थोड़ा, तो ये तो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई। सिर्फ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ध्यान रखो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर डोनेट किया जाता है। क्या? लोन पेयर। और लोन पेयर बराबर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक लोन पेयर, ध्यान रखो, एक लोन पेयर बराबर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इतनी चीज कंफर्म है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या। तो क्या बोला है? केमिकल कंपाउंड। क्या? ए केमिकल कंपाउंड मेड अप ऑफ सेंटर मैटर एटम्स और आयंस सराउंडिंग बाय लिगैंड। यानी ऐसे कंपाउंड जो क्या होते हैं? सेंटर मैटर एटम से बने होते हैं, जो उसके चारों तरफ, जो सेंटर मैटर एटम होता है उसके चारों तरफ क्या होते हैं? लिगैंड होते हैं, उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी भी नहीं समझ में आई? अभी बताता हूं कि एक्चुअली में है क्या इसका मतलब। तो इसमें क्या होगा? इसमें एक सेंटर मैटर एटम होगा, ठीक है ना। ये एक सेंटर मैटर एटम होगा, इसको बोलेंगे सेंटर मैटर एटम। और इसके चारों तरफ क्या होंगे? इसके चारों तरफ लिगैंड जुड़े होंगे। क्या जुड़े होंगे? लिगैंड। या तो ऐसे भी लिगैंड जुड़े हो सकते हैं, या फिर आपके ऐसे भी लिगैंड जुड़े हो सकते हैं, ठीक है जी। ये इस टाइप से भी लिगैंड जुड़े हो सकते हैं। तो एक आपका क्या होगा? एक आपका सेंटर मैटर होगा और उसके चारों तरफ क्या होंगे? लिगैंड जुड़े होते हैं, वो भी किससे? किससे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से। क्या? कोऑर्डिनेशन,
ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, उनको बोलते हैं हम क्या, उनको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इनका पढ़ना इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीजें आज की डेट में, पहले तो इतना हमें नहीं पता था, लेकिन जब वार्नर आया तो वार्नर ने इन सभी चीजों के बारे में बताया कि एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी होते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इतने ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ना होते तो लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं कर पाती। आप बोलोगे सर कैसे, ऐसे हाउ इट इज पॉसिबल, तो देखो जैसे मैंने आपको बताया हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो है वो भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अगर सपोज करो आपके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ना होता, मतलब हीमोग्लोबिन ना होता, तो क्या आप हो पाते? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो ब्लड नहीं होता, ब्लड नहीं होते तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता आपके अंदर ब्लड के थ्रू, और ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता तो आप भी नहीं होते। पहली चीज तो ये। दूसरा, जो आपके प्लांट होते हैं, प्लांट में भी क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है? वो आता है आपका कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है, मतलब कि जो प्लांट में, वो है आपका क्लोरोफिल। कौन सा? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल भी आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो प्लांट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोरोफिल नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी तो जो प्लांट है अपना खाना नहीं बना पाते, और जो प्लांट है वो खाना नहीं बना पाएंगे, तो यहाँ पर क्या नहीं होगा? इस अर्थ पर प्लांट नहीं होंगे, और इस अर्थ पर अगर प्लांट नहीं होते तो आपको पता ही है कि कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये चैप्टर आपका बना दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें एक सेंटर मैटर एटम होता है, और उसके चारों तरफ क्या जुड़े होते हैं? लिगेंड जुड़े होते हैं। अब बोलोगे सर हमें अभी भी नहीं समझ में आया कि ये मेटल सेंटर है, मैटर एटम क्या होगा, लिगेंड क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूं बेटा, जो सेंटर मैटर एटम होगा ना, ये हमेशा डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। कौन से होंगे? डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे हमेशा। सही है जी, क्या होंगे? डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे जो सेंटर मैटर होंगे। कौन कौन से हो सकते हैं? जो पहला, यानी डी ब्लॉक की फर्स्ट जो सीरीज होगी ना, किससे लेकर 21 से लेकर और कितने तक? 30 तक। मोस्ट ऑफ दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वही होंगे आपके डी ब्लॉक के तत्वों में, डी ब्लॉक के एलिमेंट में 21 से लेकर 30 तक जो एलिमेंट होंगे ना, वही आपके क्या होंगे? वही आपके सेंटर मैटर एटम होंगे। जैसा लाइक दैट मैंने आप बोल दिया स्कैंडियम, ठीक है ना, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ठीक है जी। क्रोमियम के बाद में क्या आ जाएगा आपका? मैग्नीज, मैग्नीज के बाद में आयरन, आयरन के बाद में कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद में, ठीक है ना, निकिल, निकिल के बाद में कॉपर, और कॉपर के बाद में जिंक। इनमें से कोई ना कोई एलिमेंट आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि आपने डी ब्लॉक अगर एलिमेंट पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपके सिलेबस में यही है। इनमें से कुछ ना कुछ आपको क्या देखने को मिल जाएगा? सेंटर मैटर एटम देखने को मिल जाएंगे। चीजें समझ में आई या नहीं आई? अभी ध्यान से सुन लेना। सेंटर मैटर एटम क्या होगा? डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होंगे वही फर्स्ट सीरीज जो होगी आपकी 3D सीरीज, उसके ही एलिमेंट, यानी 21 से लेकर 30 तक। और नहीं समझ में आया तो मैंने आपको लिख दिया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। और ना समझ में आए तो आप एक बार जाके क्या कर लेना, एक बार जाके पीरियोडिक टेबल देख लेना कि 21 से लेकर 31 कौन से एलिमेंट है। वैसे मैंने इन एलिमेंटों को भी यहाँ पर लिख दिया। यही आपके सेंटर मैटर एटम होंगे। समझ में आई बात? नहीं है। और लिगेंड क्या होंगे? लिगेंड जो लोन पेयर को, ऐसे कंपाउंड, सच कंपाउंड जो क्या कर सकते हैं? डोनेट लोन पेयर, यानी जो क्या कर सकते हैं? लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। अभी बताया ना, लोन पेयर बोले कितने? 2 इलेक्ट्रॉनों को एक साथ डोनेट कर सकते हैं, वो आपके लिगेंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? लिगेंड कहलाएंगे। कंफर्म है अभी भी बात या नहीं? अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना बेटा, मैं उसका सॉल्यूशन भी आगे कर दूंगा अगली वाली वीडियो में, अगर समझ में नहीं। बट हाँ, सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ये चीज कंफर्म हो गया। अभी मैं इसके थ्रू एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैंने अभी यहां पर लिखा CONH3 का होल 6, ठीक है, और इनटू में लिख दिया यहां पर SO4। तो ये देखो यहां पर आपका, देखो ये जो होगा आपका, ठीक है, ये CO क्या है? ये आपको पता है CO, देखो ये आ गया डी ब्लॉक का एलिमेंट है, यही आपका सेंटर मैटर एटम। क्या होगा? सेंटर मैटर एटम। सेंटर मैटर एटम क्या होते हैं जी? सेंटर मैटर एटम होते हैं जो लिगेंड से क्या कर लेते हैं? लोन पेयर ले लेते हैं। क्या करते हैं? सेंटर मैटर एटम क्या करते हैं? जो लिगेंड से लोन पेयर ले लेते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, इनको बोलेंगे सेंटर मैटर एटम। और ये जो NH3 का होल 6 लिखा, ये है आपका लिगेंड। क्या है? बोलो जल्दी से। ये है आपका लिगेंड। कंफर्म समझ में आ गई बात? यानी तो चीजें समझ में आ गई होंगी, सेंटर मैटर एटम क्या है, लिगेंड क्या। अब इसको पूरा ओपन करके देख लेते हैं। ये जो आप चीज देख रहे हो ना, यही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या है ये? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसको जल्दी से फटाफट हम इसका ऑपरेशन कर देते हैं, एक एक चीजों को खोल के देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या बाल भरा पड़ा है, क्या क्या है, क्या नहीं है। ठीक है जी। तो अब हमने क्या लिख लिया यहाँ पर? कोऑर्डिनेशन एक कंपाउंड लिख लिया। इसका ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन करने के बाद में जानेंगे कि कौन सा इसका किडनी है, कौन सा इसका हार्ट है, कौन सा इसका लंग्स है। ठीक है जी। चलो, तो मैंने आपको बता दिया ये जो है, ये सही है, ये है सेंट्रल मेटल एटम। क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पर ये जो चीज दिखेगी ना, मेटल ही दिखेगी, और डी ब्लॉक के एलिमेंट फर्स्ट सीरीज के ही कोई ना कोई मतलब एलिमेंट दिखेगा। ये NH3 जो हुआ, ये हुआ आपका लिगेंड। क्या है? बोलो जल्दी से। ये हुआ आपका लिगेंड। समझ में आई बात या नहीं? ये इसका क्या है? ये इसका हार्ट है और ये इसकी किडनी है। समझ में आई बात या नहीं? अगर ये दोनों ही नहीं होंगे तो कंपाउंड ही नहीं होगा। और ये क्या है? ये आपके आयंस हैं। क्या है? आयंस। ये आपके पीछे भी हो सकते हैं, आगे भी हो सकते हैं। अब बोलोगे सर आगे समझ में नहीं आया। सर ऐसे भी हो सकता है, K4 सही है जी, यहां पर लिख सकता है आपका CONH3 का होल 6, ऐसे भी हो सकता है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, आगे या पीछे ये चीज देख रहे हो, ये सब आयन है। क्या है? ये सब आयंस है। SO4 हो गया, K4 हो गया, सब आयंस हैं। ये जो हो गया, इसमें भी यहां पर ये क्या हो गया? ये सेंटर
मैटर एटम हो गया बेटा, और ये क्या हो गया, ये बोलोगे सर आपका लिगेंड हो गया, क्या हो गया, ये आपका लिगेंड हो गया है, ठीक है जी, और ये आपके आयन होंगे, और ये जो आपका ब्रैकेट, जो बड़ा बड़ा ब्रैकेट देख रहे हो ना, ये जो इसके बीच का, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, स्फीयर, ठीक है जी, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो हमने पूरी चीजें आपको बता दी हैं कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या क्या होता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटर मैटर एटम, उसके बाद लिगेंड, और उसके बाद आयंस, और ये जो बीच में जो लिखे रहते हैं बेटा, इनको बोल देंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आई होप की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, हमने पूरा इसका ऑपरेशन कर डाला है। देन इसके बाद में आ जाता है एक्चुअली में लिगेंड के बारे में। अब देखो सेंटर मैटर एटम, यहाँ पर जो सेंटर मैटर ये है, ये सिर्फ मेटल मिलेगा आपको, यहाँ पर ये जो चीज देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ मेटल होगा, और मैंने बोला था डी ब्लॉक के जो फर्स्ट सीरीज में है, ठीक है ना, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है सब के सब मेटल हैं, तो इसलिए इसको बोला गया सेंटर मैटर एटम। यही क्या काम करता है, ये जो आपके लिगेंड है, लिगेंड से क्या काम करेगा, लोन पेयर लेगा, क्या लेगा, लोन पेयर लेगा, और लोन पेयर बताता आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी लोन पेयर लेगा, और लोन पेयर लेने के बाद में यहां क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेशन, क्या, जल्दी बताओ, कोऑर्डिनेशन क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। समझ में बात नहीं, इसलिए इनको बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो समझ में आ गई, तो ध्यान रखना, लोन पेयर कौन डोनेट करता है, लिगेंड, कौन लेता है, सेंटर मैटर एटम, कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इसी वजह से इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ में आ गई बात, यानी चले भैया आगे। अब देखो लिगेंड मैंने आपको बता दिया, क्या बोला, लिगेंड आपको मैंने बता दिया कि एक्चुअली में लिगेंड क्या होता है, जो क्या करते हैं, लोन पेयर, क्या बोला मैंने, लोन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, सही है जी, क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, किसको डोनेट करते हैं, सेंटर मैटर एटम को, तो उनको क्या बोलोगे, उनको बोलोगे लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड, क्या, टाइप्स ऑफ लिगेंड, अगर टाइप्स ऑफ लिगेंड देती है, सबसे पहले देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, ठीक है ना, किसके अकॉर्डिंग, चार्ज के अकॉर्डिंग। तो चार्ज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे पहले 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, कैटायन, क्या, कैट आयन, ठीक है ना, दूसरा होता है एन आयन, क्या होता है, एन आयन, और तीसरा होता है न्यूट्रल। बेटा कैटायन किसे कहेंगे, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे NO प्लस, और दूसरा बोला मैंने NH2 NH3, ठीक है ना, प्लस, ये सारे के सारे कैटायन है। कैटायन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। दूसरा होता है एनायन, एनायन का मतलब जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे Cn-, इस पर नेगेटिव चार्ज है। दूसरे जितने भी हैलोजन ग्रुप होते हैं, हैलोजन ग्रुप कौन कौन से होते हैं भाई, फिर, ठीक है ना, कल, बाहर, आई, अंटी, ठीक है ना, एटी भी होता है बट उसको नहीं मानते, इन सभी पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये सारे के सारे क्या है, एनायन, क्या है, लिगेंड है। न्यूट्रल जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी बताऊं NH3, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। दूसरा बोला H2O, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। दूसरा पहले मैंने CO, इन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो यह है न्यूट्रल। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है, एनायन और न्यूट्रल लिगेंड ही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग हमने देख लिया, 3 टाइप के आपके कैटायन होते हैं, ठीक है ना, सॉरी 3 टाइप के आपके लिगेंड होते हैं, कौन कौन से, कैटायन, एनायन और न्यूट्रल। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड में ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डोनेट ऑफ लोन पेयर, है ना, सही है। तो लोन पेयर के डोनेट के बेस पर हम क्या करने वाले हैं, लिगेंड के टाइप्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले होता है आपका मोनोडेंटेट, क्या बोला मैंने, मोनोडेंटेट, सही है जी। मोनोडेंटेट किसे बोलते हैं, जो आपके क्या होते हैं, जो आपके लिगेंड होते हैं, वो सेंटर मैटर एटम को केवल और केवल क्या करते हैं, एक लोन पेयर डोनेट करते हैं, क्या करते हैं, एक लोन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, उसको बोलते हैं मोनोडेंटेट। क्या बोला मैंने, किसे बोलेंगे मोनोडेंटेट भैया, जो सेंटर मैटर एटम को एक लोन पेयर डोनेट करें, उनको बोलते हैं हम क्या, मोनोडेंटेट। कौन कौन से होंगे जो एक लोन पेयर डोनेट करेंगे, इनको बहुत ज्यादा तरीका से, अच्छे तरीका से याद कर लेना बेटा। मोनोडेंटेट कौन कौन से होते हैं, NH3, ठीक है, H2O, ठीक है, Cn, ठीक है, और कौन कौन से हो गया आपका CO, ये सब के सब NH3, H2O, Cn, CO, और आपके जितने भी हैलोजन ग्रुप होंगे, ठीक है ना, फिर कल बाहर INT, ये सब के सब आपके क्या होंगे, मोनोडेंटेट होंगे। मतलब ये सारे के सारे आपके क्या काम करेंगे, NO हो गया, ठीक है ना, NO2 हो गया, ये सब के सब आपके क्या काम करेंगे, एक लोन पेयर डोनेट करते हैं। जितने भी सब आप देख रहे हो ना, ये सब के सब एक लोन पेयर डोनेट कर देते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं मोनोडेंटेट। क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट। इतनी चीज कंफर्म है, अरे आगे समझे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। फिर बाइडेंटेट, क्या, बाइडेंटेट, ठीक है जी, बाइडेंटेट। बाइडेंटेट किसे कहेंगे, जो लिगेंड क्या काम करेगा, सेंटर मैटर एटम को 2 लोन पेयर डोनेट करेगा। क्या बोला, जो लिगेंड लोन पेयर जो है, सॉरी लिगेंड जो है वो क्या काम करेगा, सेंटर मैटर एटम को 2 लोन पेयर, क्या, 2 लोन पेयर डोनेट करेगा, उसको क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट।
क्या बोलेंगे, बाइडेंटेज। जैसे एथिलीन डाइअमीन, जिसको आप शॉर्ट में EN भी बोलते हो, एथिलीन डाइअमीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2, ये हो गया H2NH2 और इसके बाद में CH2NH2। ये क्या काम करेंगे, इनके पास में एक एक लोन पेयर है, तो इसलिए टोटल कितने हो गए, एक और एक दो, तो दो लोन पेयर जो डोनेट कर देते हैं, एक तो ये वाला हो जाएगा और दूसरा ये वाला हो जाएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं बाइडेंटेट, इसको बोलते हैं एथिलीन डाइअमीन। क्या बोलेंगे, एथिलीन डाइअमीन, तो इसलिए इसको EN। ग्लाइसिनेटो भी होता है, क्या होता है, ग्लाइसिनेटो, आपको दिखा हुआ है GLY अगर दिखाई दे तो ये होता है ग्लाइसिनेटो। तो ग्लाइसिनेटो भी क्या काम करेगा, ग्लाइसिनेटो भी दो लोन पेयर डोनेट करेगा, इसलिए ये भी क्या हुआ, ये भी आपका बाइडेंटेट हुआ। क्या हुआ, बाइडेंटेट। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है आपका बाइडेंटेट के बाद में पॉलीडेंटेट। क्या आ जाता है, पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट किसे कहेंगे, जो भाई दो से ज्यादा, जो क्या काम करता है, जो आपका क्या है लिगेंड है, वो सेंटर मैटर एटम को तीन लॉन पेयर भी डोनेट कर दे, ठीक है ना, उसको ट्राइडेंटेट, तीन से ज्यादा कर दे तो वो क्या कहलाएगा आपका टेट्राडेंटेट, ठीक है ना। तो वो सारे के सारे पॉलीडेंटेट में आ जाते हैं, जो क्या काम करे, मोर देन टू, है ना, मोर देन टू, यानी दो से ज्यादा जो आपके लॉन पेयरों को डोनेट करते हैं जो लिगेंड, उनको बोलते हैं पॉलीडेंटेट। ये इतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ दो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट। तो इनको आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। तो इतनी चीज कंफर्म है, फिर हम चलेंगे आगे की तरफ। हम क्या काम कर रहे हैं, फाइंड, क्या बोला मैंने, फाइंड। अब हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कोऑर्डिनेशन, फाइंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, नंबर, फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है जी, क्या काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। मान के चलो जैसे अभी मैंने बोला CONH3 का होल 6, ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने SO4, तो इसमें बताओ कि इसमें कौन कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो बहुत इजी है भाई, इसको आप बहुत इजी तरीका से कर सकते हो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमें निकालना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हमें सिर्फ ये देख लेना है कि लिगेंड कहां है, ये ना लिगेंड, सिर्फ लिगेंड देखना। अब आपको पता है NH3 जो है लिगेंड, ये कौन सा है, आप बोलोगे सर मोनोडेंटेट है। क्या है, मोनोडेंटेट, क्या है, मोनोडेंटेट है। अब आपको पता मोनोडेंटेट मतलब एक लोन पेयर डोनेट करना, कितना, एक लोन पेयर। तो सिंपल सी बात है, कितने आपके लिगेंड हैं, आप बोलोगे सर 6। जब आपको पता है एक NH3 क्या कर रहा है, एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है NH3 जो है वो क्या है, मोनोडेंटेट है, एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो 6 आपके NH3 कितने लोन पेयर डोनेट करेगा, 6 मल्टीप्लाई 1 बराबर कितने, 6। तो आपको शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप पहले ये देखो कि ये कौन सा यहाँ पर मतलब कि आपका लिगेंड है, मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, और जितने भी यहाँ पर दे रखे उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 6 मल्टीप्लाई, आपको पता मोनोडेंटेट मतलब एक लोन पेयर डोनेट करा, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, किसका, ऐसा फाइंड कर सकते हो। चलो भाई आगे देख लेते हैं। इन कंपाउंडों में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना बहुत ईजी है। देखो हमें सिर्फ लिगेंड देखना, NH3 है मतलब मोनोडेंटेट है, क्या है, यानी एक लोन पेयर डोनेट करेगा। टोटल कितने हैं, दो, 2 मल्टीप्लाई 1 बराबर कितना आ गया, 2। तो इसका जो आपका क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर जो आया 2, इसका देखो 5 मल्टीप्लाई CO क्या है, मोनोडेंटेट है, मैंने बोला था, तो 1 बराबर कितना आ गया, 5। नेक्स्ट देखो 6 मल्टीप्लाई H2O क्या है, एक लोन पेयर डोनेट करता है, मोनोडेंटेट है, तो इसलिए क्या हो गया, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब देखो यहाँ पर 7 है, इनटू फ्लोरीन, मोनोडेंटेट एक लोन पेयर डोनेट करता है, तो इसलिए कितना आ गया, 7, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर आ जाओ, आपको पता है 2 मल्टीप्लाई ये लिगेंड है, ठीक है ना, इसके अंदर जो आगे ये भी लिगेंड है, 2 इंटू CL कितना करता है, एक लोन पेयर डोनेट करता है, प्लस 2 इंटू, अब आप यहाँ पर जाओ EN, मैंने बताया था ये बाइडेंटेट है, क्या है, बाइडेंटेट है, तो इसलिए 2 आपके लोन पेयर डोनेट करेगा। तो टोटल कितनी आ गई, 2 प्लस के 4 इक्वल टू कितनी आ गई, 6। तो आप ऐसे क्या काम कर सकते हो, किसी भी कोऑर्डिनेशन नंबर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कर सकते हो। कर रहे हैं फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब कि कोई भी आपका क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान कर लो, ये जो मैंने चीज लिखी है ना, बस इसको याद कर लो, छुट्टी बस, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकाल पाओगे, जैसे जितने भी एक्स मतलब जितने भी हेलोजन ग्रुप है, कौन कौन से, FCl Br और Gi, इन सभी की आपको पता है, क्योंकि इन पर A- का चार्ज होता है, तो इन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, -1। Cn की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। H2O क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए इसकी कितनी होती है, H2O की 0। ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसकी भी 0 होगी, CO की भी 0 होगी और इसकी भी 0, ठीक है ना। NO की, CS की भी, NC की भी और EN की भी, एथिलीन डाइअमीन, जो इन सभी की 0 होगी। क्यों, क्योंकि ये सब के सब न्यूट्रल हैं, क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। जबकि आपका SO4 जो हो गया, इसकी -2 होती है ऑक्सीडेशन नंबर, CO3 की -2, NO3 की -1 और C2H4 जो होगा ये कितना होगा, -2। इनको याद कर लो, बहुत इजी है आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। तो देखो चलो अब इनका हमें क्या करना, मैंने यहाँ पर कुछ कंपाउंड लिख दिए हैं, इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखने, ठीक है बेटा।
तो चलो यहाँ पर मैंने कुछ कंपाउंड लिख दिए हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनकी ऑक्सीडेशन निकालनी है। तो देखो मैंने आपको बताया है जिसकी हमें निकालनी होती है इन सभी में कोऑर्डिनेशन जो नंबर निकालेंगे ना हम, वो सेंटर मैटर एटम का निकालेंगे। किसका? सेंटर मैटर एटम का निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे हमें एक्स है, यहाँ पर एक्स सेंटर मैटर एटम है तो इसको एक्स मान लो, क्योंकि हमें किसकी निकालनी है? सीओ की। जिसकी भी निकालनी हो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें एक्स मान लेते हैं। और यहाँ पर सभी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन जो नंबर निकालेंगे वो सेंटर मैटर एटम की निकालेंगे, एक्स प्लस के उसके बाद में क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई NH3। आपको पता है जो NH3 होता है उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको लिख रखी है कितनी है? 0। तो यहाँ पर लिख दो 0 और प्लस लगाते चले जाओ भैया सभी में 3 मल्टीप्लाई Cl की कितनी होती है? मैंने आपको बोला है जितने भी हाइड्रोजन ग्रुप है उनकी माइनस के 1 बराबर 0, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है। तो x प्लस के 6 में मल्टीप्लाई करोगे 0 की 0 माइनस के 3 बराबर कितना आ गया? 0 और x बराबर कितना आ गया? 3। भैया इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ गई 3। समझ में आ गई बात? अब इस वाले की देख लेते हैं जरा। तो ये कितना है? इसको x मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर को, प्लस 2 मल्टीप्लाई, आपको पता है NH3 की 0 होती है, प्लस लगाते चलो 2 और Cl की कितनी होती है? मैंने अभी आपको बताया था माइनस के 1 और प्लस के ये कितनी है? Cl की भी माइनस के 1 होती है। तो कितनी आ गई? x प्लस के ये तो 0 होगी और ये माइनस के यहाँ पर 2 आ गया, ये भी माइनस के 1 आ गया, तो बराबर 0। x बराबर कितना आ गया? 2 और 1 3, तो प्लस की कितनी आ गई? 3 आ गई ऑक्सीडेशन नंबर। इन सभी की प्लस की आ गया। इसकी देख लो, चलो इसको कैसे निकालेंगे भाई? पीटी की निकालनी है, x मानो और प्लस 5 इंटू NH3 की कितनी होती है? 0 और प्लस Cl की कितनी होती है? माइनस के 1 और बराबर कर दो इसको, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? माइनस के 3 चार्ज हैं तो माइनस, अगर प्लस के होते तो प्लस लिख देते, ठीक है जी। तो x प्लस के 0 और माइनस के 1 बराबर माइनस के 3, तो x माइनस के 1 बराबर माइनस के 3 हो गया और x बराबर कितना हो गया? माइनस के 3। इधर जाके किसमें हो जाएगा बताओ फटाफट? ये प्लस के 1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया? माइनस प्लस, जल्दी बताओ फटाफट। आप बोलोगे सर माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 में से 1 गया, कितना बचा? माइनस के 2, ठीक है। ये माइनस में क्या सारी है? बस यहाँ पर लो, चलो माइनस मारी उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखते हम उसमें ही है, ठीक है बेटा। तो ये आपका आ गया। अब इसकी निकाल दो, x प्लस के Cl, यानी 2 और Cl के कितनी होती है? माइनस के 1 प्लस 2 En की कितनी हुई? मैंने आपको बताया था 0 और यहाँ पर कितना आ गया भाई? प्लस के माइनस के 1 आ गया, क्योंकि आपको पता Cl की माइनस के 1। तो x माइनस के 2 और प्लस के 0 और माइनस के 1 बराबर 0 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 2 और 1 3, तो 3 आ गई इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऐसे आप किसी की भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको आप खुद करके दिखाना, कमेंट में बताना इसका आंसर क्या है। भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यार कमेंट में कुछ लिख दिया करो जो जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़ सके, और थोड़ा बहुत क्या कर दिया करो यार, शेयर भी कर दिया करो और वीडियो को तो लाइक कर दिया करो। जितने भी आप बच्चे देख रहे हो, आपके लिए इतना बढ़िया कंटेंट बनाते हैं, चीजों को ढूंढ ढूंढ करके कौन सी चीज मोस्ट है उन चीजों को बताते हैं हम आपको, ठीक है। तो ये चीज आपको आई होप की समझ में आ गई। तो अब हम चलते हैं आपके अगले टॉपिक पर, तो आगे देख लेते हैं IUPAC नेमिंग, ठीक है ना। IUPAC नेमिंग को भी बस ये चीज समझ ली आपने। मैं 5 से 6 आपको क्या करूंगा, 6-7 आपको एग्जांपल समझाऊंगा, उन्हीं एग्जांपल से आपको क्या आ जाएंगे? पूरे के पूरे IUPAC नेमिंग आ जाएंगे। बस माइंड को थोड़ा सा यहीं पर कंसंट्रेट करके बैठो आप इनको, माइंड को, ठीक है ना। कोई हवा नहीं है कि IUPAC नाम में आप सोचते हो कि यार हमका IUPAC नाम नहीं है, कोई हवा नहीं है। अभी समझा दूंगा, पूरे 5 मिनट दे दो, 5 मिनट में पूरा का पूरा IUPAC नाम समझा दूंगा। बस जो नेगेटिव लिगेंड है और न्यूट्रल जो लिगेंड है आपके पास, उनको ध्यान रखना, उनके लिए हम क्या लगाते हैं। तो देखो जैसे NO3 है, NO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रेट लगा देते हैं। लेकिन जब हम इनका नाम लिखते हैं ना, तो इसमें से क्या हटाते हैं? नाइट्रेट में से ई हटा देते हैं और क्या कर देते हैं? ओ जोड़ देते हैं, बस। तो NO3 है तो नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट हो जाएगा जब हम इसका IUPAC नाम करते हैं। ये क्या है? CO3 कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कार्बोनेट, कार्बोनेट होता है। तो इसमें से भी ई हटा देंगे और क्या लगा देंगे? ए। तो जितने भी नेगेटिव लिगेंड होते हैं ना, उनके पीछे जो क्या आ रहा है? ई आ रहा है, उसको हटाएंगे और उसकी जगह पर ओ लगा देंगे सभी में। देख लो जैसे कि यहां मैंने नाइट्रेट है तो नाइट्रेट हो, कार्बोनेट है तो इसमें से ई हटाया ओ। ये क्या है आपका? ऑक्जेलेट होता है, जब इसमें से ई हटाया ओ, ऑक्जेलेट हो गया। ये आपको पता है सल्फाइट होता है। क्या होता है? सल्फाइट, ई हटाया ओ लगा दिया। ये सल्फेट, SO3 है तो सल्फाइट है और SO4 है तो सल्फेट है। इसमें से भी ई हटाया ओ जोड़ दिया। HCN थायोसाइनेटो हो गया। ये जितने भी हैलोजन ग्रुप हुए, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, उन सभी के लिए आप F के लिए फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो लगाओगे। कहीं कहीं पर आप फ्लोराइडो भी देखोगे, क्लोराइडो भी देखोगे, तो जरूरी नहीं है आप फ्लोरो भी लिख सकते हो, फ्लोराइडो भी लिख सकते हो, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद में न्यूट्रल जो लिगेंड होते हैं, जैसे H2O, इसके लिए लगाएंगे एक्वा, जल। एक्वामैन मूवी देखी है ना, तो बस तो याद रखना, क्योंकि एक्वामैन जो मूवी है वो जल की बेस पर तो है ना। एक्वामैन मतलब पानी का, वाटर का जो, यानी पानी का आदमी, उसको एक्वामैन। तो H2O एक्वा लगाएंगे H2O के लिए, CO के लिए कार्बोनाइल लगाएंगे, NO के लिए नाइट्रोसिल लगाएंगे, NH3 के लिए एमाइल लगाएंगे। इतना याद कर लो। काउंटिंग है, काउंटिंग है, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा लगाओगे। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होगा जहां पर आपको लिगेंड में ही काउंटिंग आ जाएगी। जैसे मान के चलो EN है, EN में ये आपको पहले बोल दिया मैंने, डाई एमीन है। ये क्या है? डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन। तो इसमें डाई पहले से ही आ गया ना, तो हम 2 बार तो डाई डाई नहीं लगा सकते। तो जहां पर आपके पहले से ही लिगेंड में नंबरिंग आ जाती है, तो उसके लिए देखो 2 के लिए लगाएंगे 20, क्या लगाएंगे? 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, क्या लगाएंगे? 3 के लिए ट्रिस, ठीक है। और 4 के लिए लगाएंगे टेट्रा किस, किसके लिए? टेट्रा
ठीक है, किस, सही है जी। 5 के लिए पेंटासिकिस, 6 के लिए हेक्साकिस, ऐसे लगा के चले जाओगे। बस इनको याद कर लो और ये बस ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले नेगेटिव लिगेंड जितने भी होंगे दोबारा समझो, उसमें से ई हटाएंगे, ओ जोड़ देंगे, नाम याद कर लेना, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड में H2O है, एक्वामैन आपने देखी होगी, H2O यानी एक्वा, CO के लिए कार्बोनिल, NO के लिए नाइट्रोसिल, NH3 के लिए एमाइन, और एक और रह गया बेटा आपका CN, CN के लिए लगाएंगे साइनो, क्या लगाएंगे, साइनो लगाएंगे। ये भी आपका न्यूट्रल लिगेंड, सॉरी ये भी आपका क्या होता है, नेगेटिव लिगेंड होता है। ध्यान रखना क्या है, नेगेटिव लिगेंड में CNO भी, क्योंकि इसके ऊपर भी एक माइनस चार्ज आता है। चलो अब IUPAC नाम देख ले, इतने नियम याद हो गए, जितने भी रूल थे मैंने आपको बता दिए, बस इनको याद कर लो, IUPAC नाम धड़ाक से हो जाएंगे आपको। अब करना क्या, सबसे पहले IUPAC नाम रखने के लिए जो आपके पहले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, उसको 2 पार्टों में डिवाइड कर लो। ये हमेशा इधर वाला जो आयन होगा ना, ये माइनस होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, सही है जी। इतना आपको याद हो गया, सी है, कम आपको कंफर्म है, बिल्कुल। तो सबसे पहले जो IUPAC नाम रखेंगे हम, जो आपका पॉजिटिव वाला पार्ट हो गया ना, उसका नाम रखेंगे, जो पॉजिटिव वाला होगा, ध्यान रखना। तो अब पॉजिटिव वाला ये है तो इसका नाम रख दो, इसमें कोई चेंजनेस नहीं आएगा, नॉर्मल लिख जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाले में भी अब यहाँ पर ये चीज दे रखी है, तो किसका नाम सबसे पहले लिखे, लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखोगे। कितने लिगेंड है, 6, तो 6 के लिए आप, मैंने बताया था हेक्सा, अभी बताया ना, यहाँ पर देखो 6 के लिए क्या लिखा है, यहाँ पर हेक्सा, क्या लिखेंगे, हेक्सा, और इनको मिला के लिखेंगे। और NH3 मैंने अभी बताया था, NH3 के लिए कहां है भैया, ये रहा, NH3 के लिए अमाइन लिखोगे, क्या लिखोगे, AMMINE, सबको मिला के लिखोगे, कोई चेंज नहीं आएगा, हेक्सा अमाइन। और उसके लिए CO के लिए आप पता है कोबाल्ट, क्या, कोबाल्ट, ठीक है जी, इतना याद हो गया आपको। देन इसके बाद में अब इसको लिखने से पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर, देखा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कितना इंपॉर्टेंट है। अब यहां से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो पहले इसका, तो CO का निकालेंगे X, क्योंकि मैंने आपको बताया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको सेंटर मैटर एटम का कोऑर्डिनेशन यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। X प्लस कितना हो जाएगा 6, और NH3 का कितना हो गया 0, और प्लस का कितना आ गया 3, और Cl का माइनस के 1, तो X प्लस के 0 और माइनस के 3 बराबर 0 आ गया, और X बराबर कितना आ गया 3। तो ये जो 3 था ऑक्सीडेशन नंबर, इसको हमें क्या लिख देना है, रोमन नंबर में ब्रैकेट में लिख देना है, बस IUPAC नाम में इतना कर देना कंफर्म। तो इसके बाद में यहाँ पर आपके इसके 3 दे रखे, 4 दे रखे, 5 दे रखे, 1 दे रखे, इससे कोई लेना देना नहीं है कितने दे रखे, बस Cl है तो ये क्या है, मतलब क्लोराइड है तो क्लोराइड, सही है जी। इसको हम जो बाहर का आयन है उसको हम क्लोराइड लिखेंगे, क्लोरो मत लिख देना, अंदर अगर ये लिगेंड का काम करता है तो आपका क्लोराइड, क्लोरो लिखोगे, लेकिन जब ये बाहर होगा इसको हम क्लोराइड ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लोराइड, इतना कंफर्म है। अरे ठीक है भैया, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई है तो दूसरी भी बता देता हूं। देखो सबसे पहले क्या काम करना है आपने, सबसे पहले वही माइनस प्लस करना है। तो जो आपका ये वाला पार्ट है वो प्लस वाला है, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, प्लस वाले का नाम रखना है। तो आप इसको लिखोगे, इसमें भी सबसे पहले लिगेंड, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, आपकी मर्जी है। तो 4 है तो इसके लिए क्या लिखोगे, मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पर क्या, 4 के लिए टेट्रा, क्या लिखोगे, टेट्रा, सही है जी। उसके बाद में एमाइन, टेट्रा एमाइन। उसके बाद में 2 है क्लोरीन के, 2 के लिए क्या लिखोगे आप, डाई, और Cl के लिए क्लोरो, क्लोरो, सही है जी। और उसके बाद में कोबाल्ट, क्या लिखोगे, कोबाल्ट, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो इसकी, तो निकालो जल्दी से, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, मैंने आपको बता ही रखा है, X प्लस के 4 और इसकी 0 होगी, और प्लस के इसके कितनी होगी 2, माइनस के 1, और प्लस के कितनी होगी माइनस के 1, ठीक है, बराबर 0 हो गया। तो X प्लस के 0 माइनस के कितना हो गया 2, और माइनस के 1 बराबर 0, तो X बराबर कितना आ गया 3, इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर 3। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसको हमें किससे लिख देना है बेटा, रोमन नंबर में लिख देना बस। और उसके बाद में लास्ट में क्या दे रखा है, Cl, Cl के लिए क्लोराइड, क्लोराइड, कंफर्म। ये देखो कितना आसान है लिखना, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ गई ना आपको, कैसे हम IUPAC नाम रखेंगे। अगला, ये तो पहला टाइप का, फर्स्ट टाइप का है आपका, ठीक है ना, पहले टाइप का। अब देखो दूसरे टाइप का आ गया आपको, कौन सा आ गया, दूसरे टाइप का। तो ये वाला जो होगा, मैंने आपको बोला था हमेशा लेफ्ट वाला जो राइट वाला जो होगा वो माइनस में होगा, और आपका लेफ्ट वाला जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। अब ये K3 पॉजिटिव में है, तो सबसे पहले आप पॉजिटिव वाले का नाम रखोगे, मतलब इसका नाम रखोगे आप सबसे पहले। तो रखो जल्दी से, कैसे रखोगे, तो 3 है, 3 मैंने आपको दे रखा है, जो आयंस में कोई भी नंबर दे रखा हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। K है पोटेशियम लिखेंगे, क्या लिखोगे, पोटेशियम, सही है जी, पोटेशियम। और इसके बाद में आ जाओ नेगेटिव वाले लिगेंड का, नेगेटिव में क्या लगेगा, ये आएगा आपका सर हेक्सा, क्या लिखोगे, हेक्सा। और CN के लिए साइनो, क्या लिखोगे, पोटेशियम हेक्सा साइनो। और उसके बाद में देखो, जब ये जो आपका ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है, जब ये नेगेटिव में चला जाए, ठीक है, तो हमें क्या काम कर देना, जब ये नेगेटिव में चला जाए ना, बस एक बात ध्यान रखनी है, ये जो आपके मेटल हैं, जैसे ये क्या लिखते हैं आपके, बोलो इसको क्या लिखते हो आप, आयरन लिखते हो या फेरस भी लिखते हो, तो उसमें बस आपको 8 लगा देना है, क्या लगा देना है, 8 लगा देना है, सिंपल सी बात है। जैसे ये Fe फेरस होता है, तो इसमें 8 लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, फेरेट,
क्या बन जाएगा ये फेरेट। ये तभी पॉसिबल है जब ये जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जब माइनस में पहुंच जाए तभी चेंज होगा ये आपका कौन होगा चेंज, ये जो आपका सेंटर मैटर है। लेकिन अगर पॉजिटिव में होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, जो कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिखोगे। लेकिन अगर क्या हो जाता है, अगर आपका माइनस में पहुंच जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर तब ये चेंज बदल के 8 लिख दो बस, उसके फेरेट। जैसे जिंक होता तो जिंक में 8 जोड़ दो, जिंक 8 हो जाता। कोबाल्ट हो जाता तो 8 जोड़ दोगे तो क्या हो जाता, कोबाल्ट 8 हो जाता। बस सिंपल ये करना हो गया जी। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे इसका कितना आएगा भाई 3, और प्लस के इसका कितना है 1। अरे के का तो 1 ही होगा ना, प्लस इसका निकालना है तो इसको x मान लो, ठीक है। और प्लस 6 और Cn का कितना होता है माइनस के 1 बराबर 0। तो 3 प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0। x बराबर 6 में से 3 गया 3, तो कितना आ गया 3। तो यहाँ पर 3 लिख दो ऑक्सीडेशन नंबर। कंफर्म, ये चीज हो गया भैया। इतनी सी चीज समझ में आ गई है। चलो आगे आप इसको भी देखो, ये हो गया माइनस में और ये हो गया प्लस में, फिर से वही चीज। तो ये क्या हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है पोटेशियम। उसके बाद में 5 के लिए क्या लिखोगे पेंटा, क्या लिखोगे पेंटा, पोटेशियम पेंटा। और इसके लिए साइनो, क्या लिखोगे साइनो। और ये एनओ क्या है मैंने आपको बताया था नाइट्रोसिल, क्या है नाइट्रोसिल, सही है जी नाइट्रोसिल। और देखो फिर से ये नेगेटिव में पहुंच गया, इसलिए फिर से हम क्या लगाएंगे फेरेट, क्या लगाएंगे फेरेट लगाएंगे जी, ठीक है। अब इसके बाद में फिर से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो जी। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको कितनी बार निकालना बता दिया, फिर से बता दे रहा हूं। तो इसका कितना हो जाएगा भैया 3 प्लस के 1 हो जाएगा पोटेशियम का, प्लस इसको x मान लो, और प्लस 5 और Cn का कितना होता है माइनस के 1, और प्लस NO आपको पता न्यूट्रल है तो इसका कितना हो जाएगा 0। तो 3 में से 5 गया, कितना बचे, आप बोलोगे 2, तो इस 2 को हमें ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में लिख देना। सही है जी, समझ में आ गया, इतनी बात कंफर्म है। आगे चलो अगला टाइप। तो ये दो ना दूसरे टाइप के हो गए आपके, टाइप नंबर 2। अब आ जाओ ये यहाँ पर, ये टाइप 3 है क्योंकि इसमें क्या आ गया बोलो, इसमें आपका बाइडेंट लिगेंड आ गया। तो इसको कैसे रखोगे, ये माइनस हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव वाले का पहले नाम रखोगे। तो इसका क्या आ जाएगा बताओ। इसके लिए सबसे पहले 2 है, 2 के लिए डाई, और C के लिए क्लोरो, डाई क्लोरो। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो इसमें पहले ही क्या लिखा है, पहले ही एथिलीन डाइअमीन है, तो इसलिए हम इस 2 के लिए आप क्या लगाएंगे बिस लगाएंगे, क्या लगाएंगे बिस, ठीक है ना बिस। और एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पहले से ही डाई आ गया, इसलिए इस 2 के लिए हमने बिस लगाया, ध्यान रखना एथिलीन डाइअमीन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो इसका। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा भाई, इसका 0 हो गया, इसका 2 हो गया, 1 3, तो कितना आ गया 3 हो गया। अब तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। और Cl है, Cl के लिए क्लोरो, क्या लगाओगे क्लोरो जी। ये टाइप नंबर दूसरा हो गया ये, और ये टाइप नंबर दूसरे, ठीक है जी। इतनी चीज कंफर्म है, बताओ जल्दी। अब इसको रफ कर दिया जाए, जल्दी से बताओ फटाफट, इसको रफ कर दिया जाए। चलो मैं रफ कर देता हूं, ये लो जी, चलें आगे। चलो तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये पहले से ही यहाँ पर क्या लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज है, सही है जी, क्या लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, देखो ये Cl है, 1 है तो इसके लिए क्लोरो, या यहाँ पर लगा देते हो आप 2 के लिए डाई, और NO2 था, क्या था NO2, और NO2 के लिए हमने क्या लगा रखा था जल्दी बताओ, NO2 था नाइट्रेट, है ना, क्या था NO2 के लिए नाइट्रेट, अरे कहां गया, और हाँ NO2 के लिए नाइट्रेटो, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है, ठीक है ना, डाई नाइट्रेटो। और उसके बाद में क्या जाएगा क्लोरो, और इसके बाद में देखो यहाँ पर फिर से क्या आ गया आपका, यहाँ पर फिर से आपका बिस लगेगा, क्यों लगेगा बिस, क्योंकि यहाँ फिर से डाई एथिलीन एमीन आ गया है, ठीक है। तो क्लोरो बिस, और क्या लगा जाएगा आपका एथिलीन डाई एमाइन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो आप इसका। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा भाई, CO का निकालोगे x प्लस इसका तो 0 हो जाएगा, और NO2 का आपको पता है कितना होता है माइनस के 1, और प्लस के Cl का कितना हो गया जी, Cl का भी -1 बराबर कितना आ गया प्लस के 1 है ही, तो x माइनस के 2 माइनस के कितना हो जाएगा बराबर प्लस के 1, तो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया, इसके ऑक्सीडेशन नंबर 1। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ये टाइप नंबर 2 हो गया। टाइप नंबर 3 और लास्ट है ये आपका, ठीक है जी। तो कैसे करोगे, देखो ये वाला अलग पोर्शन हो गया, ये वाला अलग पोर्शन हो गया, 2 है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। अगर ऐसे कोई कंपाउंड दे रखा है तो उसका सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो निकालो, कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर इसका, तो या तो इसका निकाल लो या इसका निकाल लो। इसका तो 0 हो जाएगा, CuX प्लस के NH3 का 0, तो ये तो 0 हो गया। प्लस इसको निकालोगे PT का कितना मान लो आप, x प्लस 4 और माइनस के 1 बराबर कितना आ गया 0, तो x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब ये जो ऑक्सीडेशन नंबर 4 आई थी इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, यानी 2 ऑक्सीडेशन नंबर इसको दे दो और 2 ऑक्सीडेशन नंबर आप इसको दे दो। सिंपल सी बात ये है, इसको करने का तरीका ये है। तो 4 है, 4 के लिए टेट्रा, क्या लिखोगे टेट्रा, और NH3 के लिए अमाइन, आपको पता है क्या है
एमाइन, और Cu के लिए कॉपर, ठीक है ना, कॉपर आ जाएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर हमने 2 यहां लिख दिया क्योंकि 4 आई थी ना ऑक्सीडेशन नंबर, हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, 2 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया। देन इसके बाद में इसका लिखो टेट्रा, टेट्रा, इसके बाद में क्या है क्लोरो, टेट्रा क्लोरो, और ये क्या है प्लेटिनेट, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, ये माइनस में ये प्लस में, तो हमने प्लस वाले का पहले रखा है, इसका माइनस में, तो पीटी का प्लेटिनेट आ जाएगा, प्लेटिनेट, सही है, प्लेटिनम होता है, इसका हटा दो और 8 जोड़ दो, प्लेटिनेट, क्योंकि माइनस वाले में आ गया ना। तो इस टाइप से आप ऑक्सीडेशन नंबरों को फाइंड कर सकते हो। तो चीज समझ में आई ना, बस ये आप 5-6 ट्रिक याद कर लो, बाकी आप सारे के सारे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, इनसे और ज्यादा बाहर कहीं है ही नहीं। ये 5-6 टाइप ही होते हैं आपके, जो मैंने 7 टाइप करवाए हैं, बस इन्हीं में से और कहीं बाहर नहीं जाने वाला ऑक्सीडेशन नंबर, ये लिख के ले लो। और आपको समझ में आ गया तो ठीक है ना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है, और वीडियो को कर दो लाइक, और कमेंट भी छोड़ो कि हाँ वीडियो मस्त थी, कैसी थी, ठीक है। चलिए फिर आगे अपने टॉपिक पर। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वार्नर थ्योरी है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, यूपी बोर्ड से हो बट आप क्या हो, इंग्लिश मीडियम से, तो वार्नर थ्योरी क्या है, बहुत मजेदार चीज है, ध्यान रखना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के लिए सबसे पहले जो आपके कंपाउंड डिस्कवर करे थे वो वार्नर ने ही किए थे, और वार्नर ने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी कि जो भैया जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो क्या काम करते हैं, लिगेंड के साथ में जो सेंटर मैटर एटम होते हैं वो लिगेंड क्या काम करते हैं, लोन पेयर डोनेट करते हैं और क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। ये सबसे पहले किसने बताया था, वार्नर की थ्योरी ने बताया था, और उसने अपने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था COCl3 और इनटू NH3 के बेस पर। समझ में बात ये नहीं है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्या था, क्योंकि ये CBSE बोर्ड के लिए है, तो ये यूपी बोर्ड के लिए नहीं है इतना इंपॉर्टेंट। वार्नर थ्योरी क्या थी वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो 2 टाइप की वैलेंसी रखते हैं, कौन कौन सी, प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है जी, और दूसरे रखते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी वैलेंसी। ये किसने बोला था, ये बोला था वार्नर ने। किसने बोला था, वार्नर ने बोला था जी, जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं 2 टाइप की वैलेंसी रखती हैं, कौन कौन सी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। अब तुम कहोगे प्राइमरी वैलेंसी समझ में नहीं आया, ठीक है, अब तो समझ में आ जाएगा। देखो प्राइमरी जो वैलेंसी होती है, उसने कहा जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना, वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ठीक है ना, यानी ऑक्सीडेशन नंबर को हम प्राइमरी वैलेंसी बोलेंगे। और जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना, वो उसकी कोऑर्डिनेशन, क्या बोला, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब समझ में आ गया, अरे ठीक है, समझ में आ गया। प्राइमरी क्या बोला, वार्नर थ्योरी में क्या बोला गया, फर्स्ट पॉइंट वार्नर थ्योरी में बोला गया कि जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं हैव 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, नंबर 1 प्राइमरी वैलेंसी और नंबर 2 सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी जो वैलेंसी होती है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, आप इस टाइप से याद करोगे ना 100% आपको वार्नर थ्योरी याद हो जाएगी। नेक्स्ट आपका, हमने बोला जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, क्या होती है, प्राइमरी जो वैलेंसी होती है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से, क्या, नेगेटिव चार्ज से सेटिस्फाई होती है, ठीक है जी। क्या बोला, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नेगेटिव चार्जेस क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, जबकि जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है, क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नेगेटिव चार्ज से, क्या, नेगेटिव चार्ज से या फिर न्यूट्रल, क्या, न्यूट्रल चार्ज से सेटिस्फाई होती है। समझ में आई बात या नहीं है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो माइनस में या पॉजिटिव में आता है, सही है। तो ये जो सेटिस्फाई होगी केवल और केवल नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होगी, जबकि जो आपके क्या है, ये जो आपकी प्राइमरी जो वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है, क्या, आयनाइजेबल होती है, मतलब इसको आप आयन में तोड़ सकते हो, ब्रेक डाउन कर सकते हो प्राइमरी वैलेंसी को, जबकि जो आपका क्या होता है सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो नॉन आयनाइजेबल होता है, क्या होता है, नॉन आयनाइजेबल होता है। नेक्स्ट जो आपका होता है, जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको हम डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं, जबकि जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको एक सॉलिड लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है जियोमेट्री, क्या, जियोमेट्री को डिफाइन नहीं करती है, जबकि जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो जियोमेट्री को डिफाइन करती है। समझ में आई, ये था वार्नर थ्योरी। अब बोलोगे सर कुछ चीज समझ में आई लेकिन कुछ चीज समझ में नहीं आई, ठीक है, जो नहीं समझ में आई है वो आप समझ में आ जाएंगी आपकी जब मैं एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। पहले ये ध्यान रखो, वार्नर थ्योरी, उसने बताया कि वार्नर थ्योरी ने जो आपकी क्या होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं 2 टाइप्स की वैलेंसी रखती है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी जो वैलेंसी होती है वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं इसलिए ये आयनाइजेबल है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ना उनको हम क्या नहीं कर सकते, कोऑर्डिनेशन नंबर को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इसलिए नॉन आयनाइजेबल होती है, जबकि नेगेटिव चार्ज से सेटिस्फाई होती है, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल से, और मोस्ट ऑफ दिस न्यूट्रल चार्ज से सेटिस्फाई होगी, जबकि जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होगी उसको डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे और जो आपकी सेकेंडरी होगी वो सॉलिड लाइन से, जबकि जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो ज्योमेट्री को डिफाइन नहीं करेगी और वो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो ज्योमेट्री को डिफाइन करेगी। फॉर एग्जांपल मैं इसके एग्जांपल बताता हूं अभी। वार्नर थ्योरी थे, वार्नर थ्योरी से हमने 2 एग्जांपल लिए हैं, कैसे 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 निकालोगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था वार्नर थ्योरी ने बताया कि क्या होती है, इनकी 2 टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है, अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दूं, ठीक है, तो वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आता ही है, तो निकालो, कैसे निकालोगे, कोवैलेंट बॉन्ड का x इसका x हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये NH3 अंदर है भाई,
ठीक है, और ये होल 6 कितना हो गया 6 और मल्टीप्लाई NH3 के ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस कितना हो जाएगा 3 और इसका कितना हो जाएगा -1 बराबर कितना आ गया 0। तो x प्लस के कितना आ गया, ये तो 0 हो गया और प्लस ये -3 बराबर 0 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया 3। अब बोलोगे सर प्राइमरी जो वैलेंसी आई वो कितनी आई 3 आई, कितनी आई 3, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालोगे 6। आपको पता है NH3 क्या है मोनोडेंटेट, यानी एक लिगेंड लोन पेयर डोनेट करेगा, तो कितनी आ गई 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 आ गई। सही है जी। तो आपको पता है सेकेंडरी जो वैलेंसी होती है, मैंने आपको बता दिया प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर। सही है जी। तो आपको पता होगा कि जो आपका क्या होता है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ज्योमेट्री को डिफाइन नहीं करती, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी ज्योमेट्री को डिफाइन करती है। अरे ठीक है, अब जहां पर सेकेंडरी वैलेंसी अगर 6 आ रही है, कितनी आ रही है 6, तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, ऑक्टा, क्या ऑक्टाहेड्रल होगी। कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। भैया समझ में आई बात नहीं। अब तुम कहोगे सर ये कैसे, मैं आगे लिखवा दूंगा, जैसे आप वीबीटी पढ़ोगे ना, इससे अगला जो टॉपिक है वो वीबीटी है, उसमें बता दूंगा कि कौन सी मतलब अगर किसी का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है तो वो कौन सी ज्योमेट्री बनाएगी। अभी फिलहाल ये समझो कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल बनाएगी। अब देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 6 आया है, तो इसके लिए ऑक्टाहेड्रल होगी। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे होती है भैया, ऑक्टाहेड्रल ऐसे होती है आपकी, ठीक है ना, सेंटर में मेटल एटम होता है और उसके बाद में क्या होता है, इस टाइप से इनके सेंटर में बीच में कॉर्नर पर, ठीक है ना, एक एक क्या जुड़ा होता है, लिगेंड जुड़ा होता है और एक बीच में यहां पर जुड़ा रहता है। सही है, तो ये होगी ऑक्टाहेड्रल, यहां पर लिगेंड होगा, यहां पर लिगेंड होगा, यहां पर लिगेंड, यहां पर लिगेंड, यहां पर लिगेंड और यहां पर लिगेंड, और इस टाइप से मिलने के बाद में क्या बनाएगी आपकी, बोलो, ये बनाएगी आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो इस टाइप से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी आपकी। तो चलो हमें क्या काम करना है, इसकी आपकी क्या बनानी है, ज्योमेट्री बनानी है। सेकेंडरी वैलेंसी ही इसकी क्या बनती है, ज्योमेट्री को डिफाइन करती है। ठीक है जी, चलते हैं आगे। आपको पता है सेंटर मैटर एटम क्या है, यहां पर आप बोलोगे सर सीओ है, तो सीओ को बीच में लिखेंगे। अरे यार क्या करेंगे, सीओ को बीच में। इसके बाद में क्या है आपके 6 हैं, 6 लिगेंड है, तो एक लिगेंड ये रहा NH3, ठीक है ना, दूसरा NH3 ये रहा, तीसरा NH3, अरे यार ठीक है, तीसरा NH3 आपका ये रहा, चौथा NH3 आपका ये रहा, पांचवा कहां लिखोगे, आप बोलोगे सर ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना, NH3, और छठा NH3 ये रहा। आप इनको आपस में मिलाना चाहो मिला भी सकते हो, ऐसे लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे, ठीक है, और इनको भी आपस में ऐसे मर्ज कर सकते हो आपस में, ठीक है ना। तो ये इसके हो गया क्या, ज्योमेट्री को डिफाइन करना है ना, क्योंकि तो आपको प्राइमरी वैलेंसी तो आपने ऐसे लिख दिया, सॉरी सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी ज्योमेट्री को जब डिफाइन ही नहीं करते तो इसको जहां चाहो वहां पर लिख सकते हो। मैं इसको यहां पर लिखना चाहूं यहां पर लिख दूं। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 3, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, Cl है, तो Cl, एक Cl यहां पर हो गया, दूसरा Cl यहां पर होगा। अरे जहां चाहो वहां लिख दो भाई सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी को, क्योंकि ज्योमेट्री को डिफाइन नहीं करती है। तो ये होगी इसकी ज्योमेट्री। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो ये इसको हम क्या करें, आयनाइजेबल, इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इन सीएलओ को क्या कर सकते हैं, अलग हटा सकते हैं, सिंपल। तो इसने बोला प्राइमरी वैलेंसी क्या है, क्योंकि ज्योमेट्री डिफाइन नहीं करी, तो ये क्या है, आयनाइजेबल है आपकी, समझ में आई। इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो आप, अलग हटा सकते हो इसको आप, समझ में आई। जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी उसी को ऑक्टाहेड्रल है, ये कभी ब्रेक डाउन नहीं होता है, आपको पता है। ये जो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर है सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, इधर माइनस और प्लस, सिर्फ यही आयनाइजेबल होगा, बाकी इसके अंदर का कोई भी पार्ट वो आयनाइजेबल नहीं हो सकता है। ध्यान रखना मेरे बच्चे, ठीक है जी। अब इसको देख लेते हैं, इसको बनाओ। सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी निकालो, क्या निकालो, प्राइमरी वैलेंसी। कितनी आ गई प्राइमरी वैलेंसी, मैंने बताया था उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है, सीओ इसकी 0 होगी, 2 1 3, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी कितनी आ गई 3, तो प्राइमरी वैलेंसी भी 3। सेकेंडरी वैलेंसी निकालो 4, और ये मोनोडेंटेट है 4 और 2 ये भी मोनोडेंटेट, तो 6 आ गई इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये भी ऑक्टाहेड्रल ही बनेगा। तो सीओ है, सीओ को बीच में ले आओ, ठीक है ना। कितने हैं लिगेंड, 4, तो NH3 है, ये लगा दो 4 NH3, एक NH3 ये रहा, दूसरा NH3 ये रहा, ठीक है जी, तीसरा NH3 ये रहा, ठीक है, और चौथा NH3 ये रहा। सही है जी। तो आपके 4 तो NH3 है। अब बोलोगे सर सेकेंडरी वैलेंसी तो 6 है, यहाँ पर तो लिगेंड 4 ही है। अरे 2 ये नहीं रे, Cl भी तो क्या है, Cl भी तो यहाँ पर लिगेंड का काम कर रहा है। तो आपने क्या काम करा, एक Cl को यहाँ भी लिख दिया और दूसरे Cl को यहाँ लिख दिया, तो हो गए पूरे 6। मिलाना चाहो मर्ज कर दो इन्हें आपस में, ठीक है जी। ये रहा आपकी। अब कहोगे सर कोऑर्डिनेशन नंबर में जो ऑक्सीडेशन नंबर है आपका प्राइमरी वैलेंसी हो तो 3 है, 3 कैसे, यहाँ पर तो 1 ही है। नहीं बेटा, ये जो Cl है ना, ये जो Cl है ये 2 बिहेवियर कर रही है, 2 टाइप से बिहेवियर, मतलब ये जो Cl2 है ना, ये प्राइमरी वैलेंसी भी शो दिखा रही है और सेकेंडरी भी। समझ में बात ये नहीं है, मतलब ये जो Cl है गर्लफ्रेंड का भी और माँ का भी, दोनों का काम कर रही है। समझ में बात ये नहीं है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये जो Cl है तो इनको तो हमें क्या काम करना है, ये क्या काम करेगी, ये जो है आपकी ये सेकेंडरी वैलेंसी भी शो कर रही है और प्राइमरी भी। तो इसलिए सेकेंडरी देखो सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रही है तो सॉलिड लाइन है, समझ में बात ये नहीं है, और सेकंड प्राइमरी वैलेंसी शो कर रही है तो इसको हम डेड डैश से भी शो करेंगे, इसको भी और इसको भी, क्योंकि ये दोनों जो Cl हैं ये आपका प्राइमरी वैलेंसी का भी काम कर रही है और सेकेंडरी वैलेंसी का भी। लेकिन ये जो Cl है ये केवल और केवल किसका, बोलो, आप बोलोगे सर ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रही है, इसलिए इसको हम डॉटेड लाइन से अलग शो कर देंगे। तो ये था आपका वार्नर थ्योरी, समझ में आ गई बात यानी। अब हम चलते हैं अपने आगे की टॉपिक की तरफ।
अब हम आपके चलते हैं अगले टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका वीबीटी। ठीक है बेटा, क्या है? वी, बी और टी, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना, ये वाला टॉपिक वीबीटी थ्योरी, ठीक है, बहुत ज्यादा आती है। तो वीबीटी थ्योरी क्यों आई थी? देखो, जो वीबीटी थ्योरी था, जो पॉलिंग था ना, पॉलिंग लेकर आया था वीबीटी को, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कौन लेकर आया था? पॉलिंग लेकर आया था। अब देखो, जो वार्नर थ्योरी थी, वार्नर थ्योरी ना तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, ना तो उनके हाइब्रिडाइजेशन को बता पा रही थी, ना उसके ज्योमेट्री को बता पा रही थी, समझ में बात है नहीं है, और ना ही उसके मैग्नेटिक बिहेवियर को बता पा रही थी। तो इन सभी प्रॉपर्टी को फाइंड करने के लिए पॉलिंग आया। पॉलिंग ने क्या काम किया? एक थ्योरी दी जिसको बोलते हो वीबीटी थ्योरी, बोले तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। समझ में आई बात या नहीं? अब वीबीटी क्या बताती है? देखो ध्यान से सुन लो जरा आराम से, और इससे क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सही है जी, पहले बता रहा हूं मैं आपको कि ये जो आपकी वीबीटी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीबीटी में क्या बताया गया? वीबीटी में बताया गया कि जो आपके क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के स्पिन रखते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है लो, ठीक है ना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कौन सा होता है? एक तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और एक होता है आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ में बात है? कौन कौन से मैंने अभी बताया, वीबीटी जो होते हैं 2 टाइप्स के कॉम्प्लेक्स रखते हैं। कौन कौन से? एक तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और दूसरा एचएससी, बोले तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होगा भाई? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में ये तभी लो होगा जब जो आपके जो लिगेंड होंगे, क्या होंगे? जब जो आपके लिगेंड होंगे, ठीक है ना, वो कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी आपके क्या होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और एचएससी कब होगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब होगा? जब लिगेंड क्या होगा? मैंने बोला जब लिगेंड कैसे होगा? जब लिगेंड वीक होगा। क्या होगा? जब लिगेंड वीक लिगेंड होगा। समझ में आई बात या नहीं है? अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं बेटा आपके जैसे CN, क्या है? CN आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है ना। CO आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। NH3 कभी कभी ये क्या कर देता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह भी बिहेवियर शो कर देता है, और कभी कभी वीक बिहेवियर भी कर देता है। बस तो आपके सिलेबस में ये है, इन चीजों को याद रखना। जबकि जो वीक लिगेंड होते हैं वो सारे के सारे, इनसे बचने के बाद में सारे जो हुए वो सब के सब वीक लिगेंड है, चाहे वो आपका हेलोजन ग्रुप है, चाहे आपका वो H2O है, सही है, चाहे जितने भी आपके, चाहे आपके कौन से हैं SO4, मतलब जितने भी आपके हैं लाइक दैट, जैसे H2O के बाद में SCN आ गया, बहुत सारे हैं ये। तो ये बाकी सब क्या बच गया? आपके वीक लिगेंड है। अब लिगेंड जो होंगे स्ट्रॉन्ग में, ऐसी क्या खास बात होगी जिसकी वजह से उनका जो स्पिन होगा वो कैसा हो जाएगा? लो हो जाएगा। वो है इसमें खास बात ये कि जो आपके लिगेंड होते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, क्या अनपेयर्ड, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? पेयर्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पेयर्ड कर देते हैं। समझ में बात या नहीं है? ये इनमें खास बात होती है किसमें? स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना उनको पेयर्ड कर देंगे। अब पेयर्ड करने की वजह से होगा क्या? पेयर्ड करने की वजह से वो क्या हो जाएगा? उसका स्पिन लो हो जाता है। अब देखो कैसे, मैं बताता हूं, अभी नहीं समझ में आया है तो सपोज करो आपके पास में क्या है, ये एक आपके पास में क्या है? ऑर्बिटल है। अभी एक ऑर्बिटल है तो इसमें केवल एक ही क्या है, मान के चलो, अभी इसमें क्या है? अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन है 2 तरीका से मूवमेंट करता है। एक तो क्या काम करता है? अपनी एक्सिस पर घूमता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे अर्थ है, अर्थ भी तो यही का काम करती है, एक तो अपनी एक्सिस पर घूमती है और एक सन के चारों तरफ घूमती है। सेम प्रोसेस बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के भी होते हैं। 11वीं क्लास में आपने पढ़ रखा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन एक तो अपनी एक्सिस पे भी घूमते हैं, समझ में बात नहीं, और दूसरा न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमते हैं। समझ में बात नहीं, चाहे वो क्लॉकवाइज घूमे चाहे एंटी क्लॉकवाइज। मान के चलो ये आपको ऊपर की तरफ है, मान के चलो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, सिंगल है, तो ये क्या होगा? घूमता रहेगा घूमता रहेगा, इसमें कोई रोकने के लिए कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर मान के चलो ये पेयर्ड हो गया, तो पेयर्ड होने के बाद में एक क्या काम करेगा? एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? इनका जो स्पिन है वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यही कारण है कि जो आपका लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे, वो क्या काम करते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो स्पिन हो जाता है वो लो हो जाता है। जबकि जो वीक लिगेंड होते हैं उनमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, क्या बोला मैंने? वो अनपेयर्ड, ठीक है जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या रहने देते हैं? अनपेयर्ड ही रहने देते हैं। समझ में बात है नहीं? क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड ही रहने देते हैं। अब जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड रहने देंगे तो उनमें सभी में क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन ही होगा, जिसकी वजह से उनका जो स्पिन होगा वो कैसा होगा? हाई होगा। अरे और नहीं समझ में आया तो मैं एक सिंपल सी बताता हूं। देखो जैसे मान के चलो किसी की शादी हो गई है या नहीं है, तो वो क्या काम करेगा? कहीं को जा रहा है तो अपनी वाइफ से पूछ के जाएगा, अच्छा मैं यहाँ पर चला जाऊँ, तो उस पर एक बंदिश सी आ जाएगी, उसका घूमनापन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो एक बंदा जिसकी शादी नहीं हुई है, तो क्या करेगा? जहां जाएगा वैसे अपने आराम से क्या करेगा? घूमेगा फिरेगा, है या नहीं? बिल्कुल यही काम इनका होता है। समझ में आई? तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो स्पिन होती है कम हो जाती है। जबकि जो आपके वीक लिगेंड होते हैं उनमें ऐसी कोई खास बात नहीं होती, वो सिंगल है, बेचारे कुआरे हैं अभी, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने की वजह से, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? पेयर्ड हो जाते हैं, तो पेयर्ड होने की वजह से जो इनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो डायामैग्नेटिक हो जाती है। क्या हो जाती है? डायामैग्नेटिक। समझ में बात ये नहीं है? जबकि इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी रहेगी आपको पता है? जब ये अनपेयर्ड है तो इनकी प्रॉपर्टी कैसे रहेगी? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। समझ में आई बात ये नहीं है? देन इसके बाद में
जो आपका क्या होगा, ये जो आपके होंगे डायमैग्नेटिक, ये आपके इनर ऑर्बिटल का यूज करेंगे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या काम करते हैं, जब ये पेयर्ड कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो इनर ऑर्बिटल का यूज करेंगे। समझ में आई बात? नहीं, जबकि ये आउटर ऑर्बिटल का, इसका आउटर ऑर्बिटल का यूज करेंगे। ध्यान से सुन लो मेरे भाई, समझ में बात? नहीं, इनर ऑर्बिटल कौन सा होता है? इनर ऑर्बिटल होता है आपका n-1 इंटू डी और इंटू ns। समझ में बात? नहीं, जबकि आउटर ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका n इंटू डी। समझ में बात? नहीं, nd, ये इस टाइप से। अभी अगर चीज समझ में आ गई है तो ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आ रही है ठीक है, तो और जब मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा उन चीजों से आपको सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअली में है क्या क्या नहीं है। ठीक है जी, समझ में आई बात? नहीं, अभी फिर से देख लो, वीवीटी ने क्या बताया था, 2 टाइप के आपके क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 टाइप के आपके कॉम्प्लेक्स रखते हैं, एक तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या काम करते हैं, अप्रोच करते हैं, ठीक है ना, और जो आपके हाई स्पिन में होते हैं उसमें वीक लिगेंड अप्रोच करते हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड का क्या काम होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देते हैं, जबकि वीक लिगेंड में ऐसा कोई खास बात नहीं होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड ही रहने देते हैं। समझ में बात? या नहीं, इनके क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर देखी जाए तो ये डायमैग्नेटिक होते हैं, जबकि ये पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये इनर ऑर्बिटल का यूज करते हैं, ये आउटर ऑर्बिटल का यूज करते हैं। इनर ऑर्बिटल n-1 इंटू डी होता है, इनमें nd होता है। ये आपको ये चीज कंफर्म हुई या नहीं? तो अब हम यहां से क्या काम करने वाले हैं, आपको पता है कि वीवीटी क्यों आई थी, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनकी जियोमेट्री, ठीक है ना, बताने के लिए, उनका हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए, ठीक है ना, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताने के लिए। समझ में आई बात? ये नहीं है, और उनका मैग्नेटिक मूवमेंट भी बताने के लिए, इन सभी के लिए क्या आया था, आपकी वीवीटी आई थी। समझ में आई बात? या नहीं है? तो वीवीटी ने क्या बताया, वीवीटी ने सबके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया, किसके बारे में, ज्योमेट्री के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में और मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में, इन सभी के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था वीवीटी ने। अब ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन उसके बाद में मैं क्वेश्चन करूंगा और आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हमें चीजों को निकालना, और इसके एक क्वेश्चन जरूर आएगा 100%, लिख के ले लो आप। देखो, क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ये याद करने चाहिए, ठीक है, जैसे किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 4 6 5, सॉरी 2 4 4 5 6 7, ये अगर क्या आते हैं, सॉरी 7 नहीं 6, ठीक है ना, ये आपके कोऑर्डिनेशन नंबर आते हैं। और आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको निकालना बता दिया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे। अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आता है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, और जो ज्योमेट्री होगी वो होगी लीनियर। अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है और वो क्या काम कर रहा है, अंदर वाला ऑर्बिटल यूज कर रहा है, सही है, तो होगा dsp3, इसमें हाइब्रिडाइजेशन, और क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से 4 है लेकिन वो आउटर ऑर्बिटल का यूज कर रहा है, तो उसकी जो आपकी क्या होगी, ज्योमेट्री होगी, वो होगी टेट्राहेड्रल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, हाइब्रिडाइजेशन उसमें बनेगा sp3d, और ये होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिड। लेकिन अगर यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उसकी ज्योमेट्री होगी sp3d2। समझ में आई बात? नहीं, अगर ये क्या काम कर रहा है, अगर ये बाहर वाला ऑर्बिटल यूज कर रहा है तब भी ऑक्टाहेड्रल, और अंदर वाला ऑर्बिटल यूज कर रहा है तब भी ऑक्टाहेड्रल होगी। सही है जी। तो आपको सिर्फ क्या काम करना है, आपको सिर्फ कुछ नहीं है इसमें, हाइब्रिडाइजेशन तो याद नहीं करते, बस इन ज्योमेट्री को याद कर लो कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर होगी, dsp3 है तो स्क्वायर प्लेनर होगी, या इनको याद करने के बाद इनको याद कर लो, आपकी मर्जी है। समझ में आई बात? या नहीं? तो आपको ये पूरा का पूरा चार्ट आपको क्या काम कर लेना, याद कर लेना, या तो इनको याद कर लो, या फिर इनको और इनको याद कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री याद कर लो, आपके लिए बेटर है ये, ठीक है ना। इनको याद नहीं करनी कि 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, ये तो अभी पता चल जाएगा आपको कि कैसे करेंगे इसको, कैसे नहीं। अभी ठीक है, आपको नहीं भी समझ में आ रहा है फिर भी मैं देखो, एक टेंशन मत लो, ये मैं यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ, उस टेंशन मतलब कि वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से 100% आपको ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई है ना, सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, टेंशन ना लो। देखो, जैसे सबसे पहले मैंने आपके बोला ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सही है जी, तो हमें क्वेश्चन कैसे करना है, तो देखो क्वेश्चन करने के लिए जैसे एक दे रखा, तो इसके लिए क्या पूछ लेगा, एक ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देगा और पूछ लेगा कि बताओ इसकी ज्योमेट्री बताओ, या इसकी स्पिन बताओ कि स्पिन कैसी होगी, या इसकी पूछ लेगा कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा या ज्योमेट्री क्या होगी। समझ में बात? ये नहीं है, ये एक क्वेश्चन 100 to 100% इससे आएगा वीबीटी थ्योरी से, या तो वीबीटी थ्योरी लिखने के लिए आएगी या वीबीटी से एक क्वेश्चन आएगा, 100% लिख के ले लो, एक क्वेश्चन कहीं नहीं गया, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को कर लेना भाई, ठीक है ना, वो भी अच्छे तरीका से। तो देखो हमें करना कैसे क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो आपका Fe है, Fe का आपको पता है एटॉमिक नंबर 26 होता है, ठीक है जी, कितना होता है 26। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है, तो करो जरा, 1s2 2s2 2p6 2p6 के बाद में 3s2 3s2 के बाद में 3p6 3p6 के बाद में 3d, ठीक है ना, और 3d के बाद में 4s2। समझ में आई बात? ये नहीं, कितने बच गए, 6 2 8 2 10 2 12 6 18 18 2 20, कितने बच गए भैया 6, तो 6 यहाँ पर आ गए। तो इसका मतलब है, ठीक है ना, आपको ये क्वेश्चन करने के लिए बेटा आपको क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए, सही है, अरे ठीक है। तो ये है आपका 3d6 आ गया, सही है जी। अब 3d6 में हमें क्या काम करना है, 3d6 में जब हमें पता चल गया, अब हमें क्या काम करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के बाद में हमें क्या करना है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, किसकी, Fe की, तो ऑक्सीडेशन निकालो, x, Fe की हमें x माननी होगी, और ये कितना हो जाएगा 6,
और Cn की कितनी होती है आप सभी को पता, -1 और बराबर कितना, -4। तो x -6 बराबर कितना हो गया, -4, और x बराबर कितना हो गया, -4, और इधर जाके +6, और x बराबर कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस, और प्लस के कितना आ गया, 2। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 आई। तो इसका मतलब है इस पर जो चार्ज है वो क्या है, प्लस के 2 चार्ज है। कितने हैं, प्लस के 2 चार्ज हैं। अब हमें क्या काम करना है, इसका तो हमने निकाल दिया, अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसका मतलब प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, प्लस प्लस का मतलब हुआ कि इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर दिया। भाई पहले 26 थे, प्लस प्लस इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर दिया, तो अब कितने बचे, 24 बचे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करे होंगे कहां से करे होंगे, पीछे से करे होंगे, यहां से। ये दोनों के दोनों इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए होंगे, डोनेट कर दिए होंगे, सही है। तो अब क्या बचा होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 के बाद में 3s2, 3s2 के बाद में 3p6, 3p6 के बाद में 3d6 बचा होगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को इसने डोनेट कर दिए हैं। प्लस प्लस चार्ज है ना। हम इसका पूरे का इतना भाषण नहीं लिखने वाले हैं, हमें तो सिर्फ क्या काम करना है, इसको छोटा करके लिखना है। आप सभी को पता है छोटा करके हम कैसे लिखेंगे इसे, Fe++। ये आपको पता है कितना है, 6 2 8 2 10 2 12 6 18, यहां तक 18 बैठ रहा है। और 18 किसका होता है, जल्दी बताओ फटाफट। आप बोलोगे सर 18 तो ऑर्गन का होता है, किसका होता है, Ar। 18 यहां तक हो गया, देन इसके बाद में ये बच गया 3d6, मैंने यहां पर लिख दिया। आपको ये पूरी भाषण नहीं लिखनी है, आपको बस ऐसे करना है। ये तो मैंने तुम्हें आपको पूरा समझाया है, आप इसे ऐसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो, वरना आप ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है जी। बस क्वेश्चन इतना ही है, सिंपल। अब तो क्वेश्चन हो जाएगा बहुत इजी। अब देखो डी है यानी 3D है, तो आपको पता है डी में कितने बॉक्स बनते हैं, आप सभी को पता है सर डी में तो 5 बॉक्स बनते हैं, 1 2 3 4, और ये हो गया आपका 5, ठीक है ना। 3D हो गया ये वाला बॉक्स। 3D के बाद में क्या आता है, आप बोलोगे सर 4s आता है, तो 4s भर दो। अब यहाँ पर ये आ गया 4s। 4s के बाद में क्या आएगा, आप बोलोगे सर 4p आएगा। और p में कितने बॉक्स बने जाते हैं, आप बोलोगे सर 3, क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, इसलिए 3 बॉक्स। s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए 1 बॉक्स। ध्यान रखना बेटा, क्या बोला, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो 1 बॉक्स। p में क्या आते हैं, p में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए 3 बॉक्स बनेंगे, ठीक है ना। d में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए 5 बॉक्स बनेंगे, सही है जी। और f में कितने आते हैं, f में आपके कितने आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसमें 7 बनेंगे, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, सही है जी। तो अब हमारे पास में क्या है, अब हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने 6, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5 और ये 6, सही है जी। इतना हो गया कंफर्म, ठीक है। अब यहां पर देखो जरा, FeCN का होल 6 में यहां पर देखो FeCN का होल 6, ठीक है। अब ये क्या काम कर रहा है, Cn जो है क्या है, आप सभी को पता है Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड अप्रोच कर रहा है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की क्या खास बात होती है, मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग लिगेंड Cn है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की खास बात ये होगी कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, इनको पेयर्ड कर देगा। मतलब ये जो अनपेयर्ड था इसको यहां ले आएगा इसके साथ में, और ये वाला जो था इसको यहां ले आएगा, पेयर कर देगा। इसका मतलब यही तो हुआ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अरे ठीक है भैया, चलो जी, ये यहां पर 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये 3D हो गया, ये 4s हो गया, और ये 4p हो गया। इतनी चीज कंफर्म है। अब जब ये क्या काम कर आया, जब यहां इसने क्या काम कर दिया, इसको अनपेयर्ड को पेयर्ड कर दिया, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ में आ गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ में आ गया। अब ये दोनों चीज क्या हो गए, जो दोनों ऑर्बिटल है ये खाली हो गए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने क्या काम किया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर दिया, ठीक है भैया। अब ये 2 वाले खाली हो गए, सही है जी। तो इन्हीं को बोलते हैं अनर डी यानी इनर ऑर्बिटल, यही है अंदर वाले ऑर्बिटल। बाहर वाले कौन से हो गए, 4p के बाद में 4d आता ना, तो वो होते बाहर वाले ऑर्बिटल यानी आउटर ऑर्बिटल। इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको, ये वाले इनर ऑर्बिटल यूज करेगा। तो अब देखो यहां पर Cn है, Cn ने क्या काम किए हैं, आपको पता है Cn ने क्या काम किए होंगे, इसको Cn ने लोन पेयर दिए होंगे, एक लोन पेयर दिया होगा। अरे ठीक है ना, आपको पता है एक Cn क्या काम कर रहा है, एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, और एक लोन पेयर बराबर किसके होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के। जब एक Cn क्या कर रहा है, एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो 6 Cn कितने लोन पेयर डोनेट करेगा, आप बोलोगे सर 6 लोन पेयर करेगा, मतलब कि 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अरे ठीक है, तो वो 12 इलेक्ट्रॉन कहां पर आएंगे, वो 12 इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे। और क्योंकि लोन पेयर है, और लोन पेयर में मैंने बोला एक साथ दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो एक साथ दोनों के दोनों भरे जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, टोटल कितने भरने, 6 लोन पेयर वाले, तो 12 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, और यहां पर कितने आ गए, 2 6 2 8 2 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर जाते हैं ये, सही है जी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जहां मैंने भरे हैं, ये Cn के जितने इलेक्ट्रॉन थे उन्हीं से ही हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। कैसे निकालेंगे, देखो डी के इसने कितने ऑर्बिटल यूज करे, आप बोलोगे सर डी के तो 2, तो डी के 2 ऑर्बिटल यूज करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे D2, और S का 1 ऑर्बिटल लिखा है तो S का 1 लिख देंगे। और P के कितने, P के आप बोलोगे सर 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 के 3 आपके क्या थे ऑर्बिटल थे वो यूज कर लिए, ठीक है ना। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3, समझ में आई बात ये नहीं है। और आपको पता है D2sp3 अगर क्या है, D2sp3 है, तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी मैंने आपको लिख रखा है, ज्योमेट्री, ठीक है ना, उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। कैसा, ऑक्टाहेड्रल,
समझ में आई बात? ये नहीं है, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। कंफर्म? समझ में आई? हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिया, ज्योमेट्री निकाल दी। अब हम क्या काम करना है? ज्योमेट्री के बाद में स्पिन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्पिन। यहीं से सारी चीज निकाल दोगे। स्पिन सारे के सारे पेयर में है, और मैंने बताया था, ठीक है अगर पेयर में इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पिन कैसा होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये। कौन सा है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर मैं क्या काम करता हूं, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालता हूं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी? सारे के सारे देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर में है, इसलिए कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। अरे ठीक है भैया, ये देखो यहां से इतनी सारी चीज निकाल सकते हो आप। कोई दिक्कत? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहो, कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल सकते हो। आपको पता d2sp3 है, d2sp3 इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहां से निकाल दो। या फिर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर तो वैसे भी आता है 6, और Cn क्या काम करता है? एक लोन पेयर डोनेट करता है, तो 6 यहां से भी निकल जाएगा, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे बच्चा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा, और एक आध दो क्वेश्चन में लेकर आपको बता रहा हूं कि कैसे और क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में कि NiCl का होल 4 की पावर -2 इज ए पैरामैग्नेटिक। सही है जी, इज अ पैरामैग्नेटिक, व्हाइल NiCO का होल 4 इज अ डायामैग्नेटिक थ्रू बोथ आर द टेट्राहेड्रन। मतलब ये जो है आपका ये पैरामैग्नेटिक है, जबकि ये जो है ये डायामैग्नेटिक है, जबकि इनकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है दोनों की। फिर भी ये वाला पैरामैग्नेटिक है और ये वाला क्या है? डायामैग्नेटिक है। ऐसा क्यों? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते। जबकि दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन, ये जो है आपका ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, जबकि ये जो है ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ऐसा क्यों है? इन्हीं के बारे में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ये तो मैंने 2 ही टाइप के लिखे, और भी आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, जिससे आपको क्या होंगे? क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी वीबीडी के थ्रू, ठीक है ना, कि ये बोल देगा ये डायामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, क्यों? ऐसा भी पूछ सकता है। तो ये मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे, इनमें से मैं एक करा रहा हूं आपको, ठीक है। बाकी एक खुद करने की प्रैक्टिस करना, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा भाई वीबीडी से। समझ में आ गई बात? चलिएगा तो करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1। तो ये कह रहा, पहले क्वेश्चन नंबर इसको ले लीजिए, NiCl का होल की पावर -2। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है? निकेल यानी Ni का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है। सही है जी, Ni का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है। Ni का जो एटॉमिक नंबर होता है 28। करो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 1s2 2s2 2p6 2p6 के बाद में 3s2 3s2 के बाद में 3p6 3p6 के बाद में 3d और उसके बाद में 4s2। सही है जी, यहां पर भर दिया हमने, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर दिया। टोटल कितने? 28 इलेक्ट्रॉन भरने, कितने हैं? 6 और 2 8, तो 10, 2 12 है, 6 18 और 2 20, कितने बच गए? आप बोलोगे सर 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 हमने यहां पर भर दिए। ठीक है, अब इसका क्या काम करना? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इसका। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे आप? मैंने आपको बता ही रखा है, Ni का निकालना है, x मान लो, प्लस के 4 और Cl का कितना होता है? -1 होती है, और बराबर में बराबर कितना हो गया? -2। तो x -4 बराबर कितना हो गया? -2, और x बराबर कितना हो गया? -2, और इधर जाके +4, और x बराबर कितना आ गया? +2। तो Ni पर क्या है? Ni पर +2 चार्ज है। क्या है? Ni पर प्लस के कितने चार्ज है भाई? 2 चार्ज है, Ni++। तो इसका मतलब है यहां से ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। तो क्या बचेगा इसके पास में? ये आपको पता है ये आर्गन है, Ar, ठीक है ना, और इसके बाद में क्या बचा है? यहाँ पर 3d8 बचा है। सही है, क्योंकि ये 4 देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गए। क्यों? क्योंकि इस पर 2 ++ चार्ज है, और ++ का मतलब है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है। कन्फर्म चीजें हैं? चलो जी, अब 3d था, 3d को बना लीजिए। हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 3d हो गया यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4 और 1 ये 5। ठीक है, ये 3d हो गया। 3d के बाद में क्या आता है? 4s। 4s में कितने बेटा? एक बॉक्स बनेगा 4s के बाद में 4p। ठीक है जी, ये आपका 4p हो गया। चलो जी, आपको पता है 3d में है, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन है। अब आ जाओ आगे, यहां पर आ जाओ। Ni और लिगेंड क्या है यहाँ पर? Cl। Ni और यहाँ पर क्या काम किया? Cl का मतलब जो Cl है वो क्या है? वीक लिगेंड है। अब जब वीक लिगेंड है, जो आपको पता है जो Cl है वीक लिगेंड है, अब वीक लिगेंड होने की वजह से ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड तो करेगा नहीं। आपको पता है ना, Cl जो है, मैंने आपको बताया था जितने भी हैलोजन ग्रुप हैं वो क्या है? सारे के सारे बोलो, वो सारे के सारे हैं आपके वीक लिगेंड। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड तो करेंगे नहीं, सिंपली ऐसे ही रहने देंगे। अरे ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये क्या है? इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे के ऐसे एज इट इज ऐसे रहेंगे। अरे ठीक है, यहाँ पर ये अब ये क्या काम करेगा? आगे पहुंचेगा। क्या है? आगे पहुंचेगा भाई ये चीज। चलो 1 2 3 और 4p के बाद में एक और लिखे लेता हूं मैं। 4p के बाद में यहाँ हो जाएगा 4d। ठीक है जी, 1 2 लिखो या मत लिखो आपकी मर्जी, 1 2 3 4 5, बस मैंने लिख लिया है कि आगे अगर काम आए तो लिख लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 4d आगे। चलो, अब यह Cl के कितने थे? 4। आपको पता है 1 Cl क्या काम कर रहा है? एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो 4 Cl कितने लोन पेयर डोनेट करेगा? आप बोलोगे सर 4 × 1 बराबर कितना आ गया? 4।
और 4 लोन पेयर डोनेट कर रहा है, और एक लोन पेयर बराबर कितना होता है आपको पता है सर 2 इलेक्ट्रॉन। तो 4 लोन पेयर बराबर कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे सर 4 × 2 बराबर 8 इलेक्ट्रॉन। अरे ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, भर दो 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसमें तो भरे नहीं जाएंगे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन, क्यों? क्योंकि लोन पेयर तो पूरे के पूरे जोड़े से जा रहे हैं। अब यहाँ ऐसे मत करना 8 में से 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में भर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, आगे वाले में भरना है। तो यानी आपका पूरा एक लोन पेयर इसमें भर दिया इस Cl का, दूसरा इसमें भर दिया गया, तीसरा इसमें भर दिया गया और चौथा इसमें भर दिया गया। सही है जी? अरे ठीक है, किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी से फटाफट। तो अब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ, क्या हुआ हाइब्रिडाइजेशन, वो कितना हुआ भाई, S में 1 भरा गया है S, और P में कितने भरे गए 3, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और मैंने बताया जिसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसकी जो ज्योमेट्री है, क्या है ज्योमेट्री, वो कैसी है आपको पता, टेट्राहेड्रल। कैसी है? टेट्राहेड्रल। समझ में बात है नहीं, कैसी है टेट्रा। और यहां पर भी बोला गया है, समझ में आई कि ये इसकी जो चाहे या इसकी है या इसकी, दोनों की जो ज्योमेट्री वो टेट्राहेड्रल है। क्या है? टेट्राहेड्रल है। बट वो पूछ रहा है कि ये वाला पैरामैग्नेटिक क्यों है और ये वाला डायामैग्नेटिक क्यों है। पैरामैग्नेटिक इसलिए है क्योंकि हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता है कि इसमें 2 लोन पेयर, यानी सॉरी 2 लोन पेयर नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड में नहीं है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, पैरामैग्नेटिक। अरे बोला था नहीं बोला था। इसलिए क्या है, इसलिए वैसे कि इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है इस वाले की, बट इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। कैसी है? पैरामैग्नेटिक। अब हम क्या काम कर रहे हैं, इसका निकालेंगे, इसको रफ कर दूं, हम इस वाले को कर लेते हैं। ठीक है, ये को इसको, तो ये क्या है NiCO का होल 4, ये है आपका। अब Ni का तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर रखा है। सही है जी? क्या कर रखा है? Ni का तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर रखा है। तो Ni का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये रहा, 28 होता है Ni का, 28 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो रहा है। तो इसको हमने क्या लिख दिया है यहाँ पर AR, आर्गन का 16 हो गया। ठीक है ना। अब इस पे पहले हम क्या काम कर लेंगे, इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इसको X + के 4, अरे ठीक है। और आपको पता है CO की जो आपकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, तो इसकी तो 0 आ गई भाई, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3D कितना लिखेंगे 8, ये वाला 3D 8 और 4s2, क्या लिखेंगे 4s2। अब हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर इस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में Ni पर कोई भी चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट ये नहीं करेगा। अब चलो भरते हैं आगे क्या होगा। देखो सबसे पहले 3D है, ठीक है जी, क्या है 3D। तो यहाँ पर D बनाओ बॉक्स, 1 2 3 4 5, ठीक है 3D। यार यहाँ पर आने का नहीं है ये, इसको मेरे को रफ कर देना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, हो गया। चलो तो इसको आपने पता चल गया कि इसका जो है आपका क्या है, इसका जो आया है वो पैरामैग्नेटिक आया। क्यों? क्योंकि इसमें लोन पेयर के इसमें कोई भी मतलब 2 जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जरा इसको मैं यहाँ लिखे लेता हूँ, ठीक है। ये 3D है तो पहले में आप बनाओगे 3D बॉक्स, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, अरे ठीक है। D में आपके कितने बनेंगे 5 बॉक्स, उसके बाद में 3D के बाद में 4s के बाद में बोलो आप बोलोगे सर 4p में कितने बनेंगे 3, 4p के बाद में 4D, क्या आएंगे 4D, कितने 1 2 3 4 5 बॉक्स। अब देखो चलो आ जाओ जल्दी से, D में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है जी। और S में कितने हैं, S में 2 हैं, आपको पता है। अरे ठीक है, चलो जी। अब आपको यहां पर एक चीज और कंफर्म है, NiCO का होल 4 है। तो CO क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या काम करते हैं, आप सभी को पता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर देते हैं बोलो जल्दी से, पेयर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पेयर कर देते हैं। तो चलो जब ये पेयर कर देगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो ये भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये भी आपके 2 और ये क्या हो जाएंगे, ये भी 2 और ये यहां पर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पेयर्ड में हो जाएगा। सही है जी। अब यहां पर इसके बाद में क्या आ जाएगा, ये 4s और ये 4p और ये आपका हो गया 4D, कितने 1 2 3 4 5, सही है जी, इतना हो गया। अब देखो यहां पर ये जो इसके जो इलेक्ट्रॉन थे ये वाले, ये उठकर कहां चले जाएंगे, ये उठकर आपके चले जाएंगे बेटा यहां पर। समझ में आई बात, ये नहीं है। और जब ये यहां पर आ जाएंगे तो ये वाला बॉक्स खाली हो जाएगा। अब CO के कितने हैं, 4 हैं, 4 लोन पेयर भर दो इसमें। तो पहला तो इसमें आ गया, दूसरा इसमें आ गया, तीसरा इसमें आ गया और चौथा इसमें आ गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, S में 1 है तो S भर दो, P में 3 है तो 3, तो इसका भी कितना हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो जियोमेट्री कितनी आ गई, इसकी भी अभी बताया था टेट्राहेड्रल, क्या आ गई, टेट्राहेड्रल आ गई इसकी भी, ठीक है ना ज्योमेट्री। लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करूं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब पेयर्ड में, इसलिए कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। क्या, डायामैग्नेटिक,
समझ में बात या नहीं है, ये चीज ध्यान रखो। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो है आपके दोनों के दोनों टेट्राहेड्रल क्या रखते हैं, ज्योमेट्री रखते हैं, बट एक क्या है, एक आपका ये वाला जो आया था ये पैरामैग्नेटिक और ये डायामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक था क्योंकि इसमें क्या था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, जबकि ये डायामैग्नेटिक क्योंकि इसमें सारे के सारे पेयर में हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके और बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीबीटी से। तो आई होप कि आपको वीबीटी समझ में आ गई होगी।